Hi, this is Neha and I welcome you all to this class जिसमें हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी के एक और टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। हेल्प लेंगे एनसीईआरटी बुक की और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे जो भी हमारा टॉपिक है। और टॉपिक है थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। एक्चुअली में ये टॉपिक पढ़ा जाना चाहिए, थीम्स ऑफ रिसर्च एंड देयर एप्लीकेशन। जो भी रिसर्च हम करते हैं वो क्या होती है, उनकी थीम्स क्या बेसिस होते हैं और उनका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, उनका प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज की क्लास को हम क्विकली स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट आई वुड वांट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए क्विकली वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो हम इस टॉपिक को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। अगर हमारे सामने क्वेश्चन ये उठे कि जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, बेसिकली हमें ये मालूम है कि जो बहुत सारी थ्योरीज होती हैं साइकोलॉजी में, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और इसके लिए वो करते हैं डिफरेंट रिसर्च जिसके बेसिस पर रिजल्ट निकल कर आते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी बच्चे को हमें मोटिवेशन देना चाहिए तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, तो ये एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है इन प्रॉपर। तो इस प्रिंसिपल को हम कैसे ऑब्टेन कर पाए हैं, हमारे सामने ये कैसे रेडीमेड बन के आ गया है, क्योंकि इस टॉपिक पर, इस सिचुएशन पर, इस प्रॉब्लम पर पहले रिसर्च की गई और उस रिसर्च को जब देखा गया कि वो यूजफुल है, उसको अप्लाई करके देखा गया, तब उसका जनरलाइजेशन हुआ और एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से होने लगा। तो बहुत सारी थीम्स हैं जिस पर साइकोलॉजी बेस्ड है और एक एक करके उन थीम्स को हम पढ़ेंगे। तो मेरे साथ एनसीईआरटी बुक पर आ जाइए, जहाँ पे पहले हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो कि है पेज नंबर 13 पर। तो क्विकली इसको बिगिन करते हैं कि इन द प्रीवियस सेक्शन यू गॉट सम आइडिया ऑफ द वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इससे लास्ट वीडियो में हमने एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कस किया है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप मेरे सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो जरूर आपने पूरा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बहुत डिटेल में बात की है। इफ यू वर टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन अबाउट व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू, साइकोलॉजिस्ट एग्जैक्टली करते क्या हैं, द यूजुअल आंसर विल बी दैट दे डू सेवरल थिंग्स व्हाइल वर्किंग इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स. However, if you try to analyze their work, you will notice that they basically engage in two kind of activity. One is called research and another one is called application. Research is the पार्ट जहाँ पे चीजों को रिसर्च किया जाता है। रिसर्च, इसको हम चैप्टर 2 में और अच्छे से समझेंगे रिसर्च टर्म को। एंड एप्लीकेशन का मतलब होता है जिस फिनोमेना को हमने डेवलप कर लिया उसका यूज करना, उसको एक्चुअली अप्लाई करना। ऑलराइट, What are the some of the themes which provide direction to research and application? चलिए शुरुआत करते हैं थीम नंबर 1 की। और इस थीम को मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो पहले मैं इस थीम को लिख देती हूँ बोर्ड पर जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या है एग्जैक्टली ये। साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है। अभी जब आपने डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी थी तब आपने इस टर्म को अंडरस्टैंड किया था, और इससे पहले भी साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस में भी हम ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है और साइकोलॉजी भी दूसरे साइंसेस की तरह डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप करती है। बट वो प्रिंसिपल किससे एसोसिएटेड हैं? उस फील्ड से एसोसिएटेड हैं जिस फील्ड में साइकोलॉजी वर्क करती है। आप ऐसे समझिए कि अगर मैथ्स में हम कोई थ्योरम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बेसिकली लॉजिकल पर होगी, लॉजिकल थिंकिंग पर होगी, मैथमेटिक्स पर होगी, वो उसी टॉपिक से एसोसिएटेड होगी जिस फील्ड में मैथ्स वर्क करती है। तो इसी तरीके से जो साइकोलॉजी है वो किस चीज पर प्रिंसिपल्स डेवलप करती है? बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये मेंटल प्रोसेस वर्ड ऐसा है जिसको हम जिसका दूसरा नाम कॉग्निटिव एबिलिटीज भी है। मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, हर वीडियो में ये टॉपिक आता है, हर दूसरे पेज पर ये टर्म आ जाती है। मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं मैं फिर से एक बार बताते चलती हूँ। मान लेते हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने शायद पिछले वीडियोस में ना समझा हो या ना देखा हो। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज या मेंटल प्रोसेसेस वो सारे मेंटल एक्शंस होते हैं जो हमारे बिहेवियर के थ्रू एग्जिबिट होते हैं, अदरवाइज वो नहीं दिखते। जैसे कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ प्लान कर रही हूँ, तो जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगी तब वो बिहेवियर में दिखाई देगा, लेकिन जब तक वो मेरे दिमाग में है वो एक प्लान है। तो प्लानिंग का पार्ट, थिंकिंग, एनालाइजिंग, सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर जो हम सिर्फ दिमागी तौर पर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस। राइट, ये किसकी हेल्प से होते हैं? ये ब्रेन की हेल्प से होते हैं। और ये होते कहाँ हैं? हमारे माइंड में, क्योंकि हमारा माइंड ब्रेन का प्रोसेसर है। ये मैं कई बार इस बात को कह चुकी हूँ। तो साइकोलॉजी भी दूसरे साइंसेस की तरह बहुत सारे प्रिंसिपल्स को डेवलप करती है जो हमारी इन कॉग्निटिव एबिलिटीज और हमारे
बिहेवियर से एसोसिएटेड होते हैं। आपको पता है कि कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा रूड है, तो आप उससे किस तरह से बात करेंगे? आप या तो उससे बहुत पोलाइट होके बात करेंगे या आप उससे बचना चाहेंगे, उससे बहुत ज़्यादा डिस्कशन आर्गुमेंट में नहीं पड़ना चाहेंगे। ये सब चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं? ये वो प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं जो हमारे बिहेवियर से बने हुए हैं, बिहेवियर को लेकर क्रिएट किए गए हैं। तो ये थीम 1 यही कहती है, सबसे पहली थीम हमारी यही कहती है साइकोलॉजी की, रिसर्च की बेसिकली, कि साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेस अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। दूसरे साइंसेस की तरह साइकोलॉजी में भी प्रिंसिपल्स होते हैं एंड दे आर अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस दैट वन possesses एंड द बिहेवियर दैट वन रिफ्लेक्ट्स। तो चलिए अब हम आते हैं वापस से बुक में, जिसमें पेज नंबर 13 पर हम हैं, और मैं इस पैराग्राफ को क्विकली रीड करूंगी क्योंकि जो मैंने आपको समझाया है वो सब बुक वाली चीजें ही हैं। In research, the main concern is with the understanding and explanation of behavior and mental event and processes. इस चीज पर फोकस किया जाता है। Psychologists who choose to engage in research function more like other scientists. जो साइकोलॉजिस्ट जब इन चीजों पर वर्क करते हैं तो वो भी दूसरे साइंटिस्ट की तरह से ही बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। अब क्या बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं समझिए। लाइक देम दे ड्रॉ कंक्लूजन्स विच आर सपोर्टेड बाय डेटा। सबसे पहले तो वो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, बट ये फिर अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी तो हम एक्चुअली चैप्टर 2 पे पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको, पर फिर भी जो सफिशिएंट है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बीच में से बात शुरू कर दी है। एक्चुअली इन्होंने लिखा है कि दे ड्रॉ कंक्लूजन विच आर सपोर्टेड बाय डेटा। इसके लिए सबसे ये शुरुआत से कुछ काम करते हैं, पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया था, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसके बेसिस पर हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। हम कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में पहुंचकर ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारी कैसे सिंप्लीफाइड हो रही है, जो स्टेटमेंट जो अजम्पशन हमने बनाया था क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। ये पूरी रिसर्च है, एक तरीके से रिसर्च की साइकिल है। तो यहीं पर ही हमसे कह रहे हैं कि दे डिजाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज अंडर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल कंडीशंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की हेल्प से डिफरेंट रिसर्च को कंप्लीट किया जाता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा वो सब कुछ किया जाता है। द पर्पस इज टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। क्या पीछे एजेंडा क्या होता है इस काम को करने का, कि मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर, ये जो भी हमने मार्क किया था ये दो टर्म, इनके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्म किए जा सके, ये मेन कंसर्न होता है। कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टडीज अप्लाई टू एवरीबडी एंड आर देयरफॉर यूनिवर्सल, क्योंकि सभी पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्सल होता है। एक्सपेरिमेंटल, कंपैरेटिव, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, सोशल, डिफरेंशियल एंड abnormal साइकोलॉजी आर जनरली रिगार्डेड एज डोमेन्स रिप्रेजेंटिंग बेसिक साइकोलॉजी। बेसिक वर्सेस अप्लाइड हम जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर ये सारी जो टर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं ये सब बेसिक साइकोलॉजी में आती हैं। द थीम ऑफ रिसर्च इन दीज फील्ड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, उनका मेन फोकस क्या होगा। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो मेजर वर्क करते हैं वो करते हैं परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड मोटिवेशन, और इस एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके, इंक्वायरी का यूज करके वो अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। जबकि अगर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो बिहेवियर के फिजियोलॉजिकल बेसिस पे वर्क करेंगे, कि अगर कोई पर्सन, मान लीजिए किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी में कोई इश्यू है तो क्या उसके पीछे कोई फिजियोलॉजिकल रीजन है, क्या पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, इम्यून सिस्टम उसका वीक है, इसलिए उसके मेंटल हेल्थ पे फर्क आ रहा है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जब वर्क करेंगे तो फिजियोलॉजिकल कॉजेज को ही देखने लगेंगे। इसी तरीके से डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस जो आते हैं हमारे बिहेवियर में उन पर स्टडी करते हैं। इस तरीके से जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी फील्ड में वर्क करते हैं। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे क्यों उठा, इस बात को कहने का मतलब ये है कि हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। बहुत सारे रीजन हैं, एनवायरमेंटल रीजन हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, कॉग्निटिव रीजन हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जो भी ब्रांच साइकोलॉजी की स्टडी करेगी, मतलब जिस ब्रांच के साइकोलॉजिस्ट उस प्रॉब्लम को रिसर्च करना चाहेंगे वो उसी इश्यू, उसी कॉज की तरफ जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, आप चाहे तो इस वीडियो को, इस लाइन को रिपीट मोड पे सुनिएगा तो आपको समझ में आएगी रिपीट में बात, कि जो भी जिस फील्ड के साइकोलॉजिस्ट होंगे वो अपनी ही प्रोफेशंसी वाला वर्क करेंगे। ऑलराइट, तो ये है हमारी थीम 1, बड़ी सिंपल है कि साइकोलॉजी भी दूसरे साइंसेस की तरह से प्रिंसिपल्स को ड्रॉ करती है। चलिए थीम नंबर 2 की तरफ क्विकली चलते हैं।
हमारे पास थीम 2 यहाँ पे लिखी हुई है कि ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। कर्ट लेविन जो कि एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक इक्वेशन क्रिएट की थी इस थीम 2 के ऊपर, जिसको हम ये कहते हैं बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ एट्रीब्यूट एंड एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्सन। जिस किसी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उस एनवायरनमेंट का हम पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये बात तो सच है। और ह्यूमन बिहेवियर हमारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और उस एनवायरनमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक प्रोडक्ट होता है। इसीलिए ये इक्वेशन जो है वो कर्ट लेविन ने दी थी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी ये बात है। और ये सेकंड थीम है रिसर्च की, जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। इसमें यही बात कही गई है कि ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स को समझेंगे और एनवायरनमेंट को समझेंगे कि कैसे इन दोनों से मिलकर ह्यूमन का बिहेवियर अंडरस्टैंड किया जाता है। जब साइकोलॉजिस्ट इस फील्ड में रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं, तो वो एक तो ये बात कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सारे जो लॉज है, प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिक हैं, कॉमन है, कॉमन टू ऑल, सब पर अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ह्यूमन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो वेरी करते हैं, जिससे आप जानते हैं इस बात को कि आप और आपके सिबलिंग्स के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारा डिफरेंस है, आपके फ्रेंड्स और आप में बहुत सारा डिफरेंस है, कोई भी दो लोग दुनिया में सेम नहीं होते, तो बहुत कॉमन सी बात है। तो इस वजह से हमारे, क्योंकि एट्रीब्यूट्स अगर वेरी करेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए, आप बेसिक मैथमेटिक्स समझते हैं कि अगर हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20 लिखते हैं और उस 4 को हम बदल दें, यहाँ पे कोई वेरिएबल आ जाए, 4 की जगह हम 5 कर दें, तो वैल्यू भी 25 हो जाती है। ये वही सिंपल मैथमेटिक्स है, इसीलिए फॉर्मूले की फॉर्म में यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जैसे जैसे एट्रीब्यूट्स बदलेंगे, राइट, और क्योंकि एनवायरनमेंट भी बदलता है, दोनों ही चीजें वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो सिमिलर तो कुछ है ही नहीं जो कांस्टेंट रहे, दोनों ही चीजें बदलेंगी। हमारे जो हमने जो यहाँ पे लिया था 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 20, वहाँ पे 4 भी बदलेगा और 5 भी बदलेगा, दोनों ही चीजें बदलेंगी, तो जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो हमेशा डिफरेंट आएगा। तो यही चीज साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे रिसर्च की जो थीम है इसमें स्टडी करते हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तक बहुत सारे टॉपिक्स पे रिसर्च चल रही है कि क्यों ह्यूमन का बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है, क्यों चीजें इतनी ज्यादा वेरी करती हैं, और इसके पीछे एक फैक्टर निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। ये टर्मिनोलॉजी आपको वैसे तो क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन फिर भी इसको आपको समझ लेना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो गैप होता है, वो डिफरेंस होता है जिसके बेसिस पर दो लोग एक दूसरे से वेरी करते हैं। मान लीजिए जो एक पर्सन ए है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, मान लीजिए ये इस तरीके, इसके हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ली। जो दूसरा पर्सन बी है, ऑलराइट, वो यहाँ उसके अंदर कुछ इस तरीके के एट्रीब्यूट्स हैं। ये मैं जो मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके ज्यादा एट्रीब्यूट्स, हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इसमें देखे और इसमें कुछ उससे उसके रिस्पेक्ट में कम देखे, तो इनके बीच में ये जो डिफरेंस है, यही इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। ऑलराइट, तो इससे ज्यादा आपको यहाँ फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल भी। तो ये हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा, तो यहाँ पे पॉइंट यही उठता है। अब हम आते हैं बुक की तरफ, जिसमें पेज नंबर 14 पर हम हैं, और इक्वेशन जो है b इक्वल्स टू फंक्शन p इंटू ई, विच सजेस्ट दैट बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्सन एंड हिज और हर एनवायरनमेंट। ये दो चीजें वेरी करती रहेंगी और प्रोडक्ट हमेशा बदलता रहेगा। What this equation simply tells us is that the variation we find in human behavior are largely due to the fact that person differ with respect to their various attributes because of their genetic endowment and diverse experiences, and so do the environments they are placed in। दोनों चीजें बदलती रहती हैं, इसीलिए ये जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। इस पैराग्राफ को आप क्विकली रीड कर सकते हैं, टेक योर टाइम, यू कैन पॉज भी कर सकते हैं आप यहाँ वीडियो को और इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिए। यही बात जो है वो रिपीटेड मोड पर है और कुछ और नई बात नहीं है, क्योंकि हम अगली थीम की तरफ अब बढ़ेंगे और वो है थीम नंबर 3, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। तो ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड, ये हमारी थीम 3 है। चलिए क्विकली इसको कवर करते हैं। इतनी देर में आप फटाफट से अपने उस पोर्शन की रीडिंग कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट में यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। साथ साथ कमेंट करते चलिए जो पढ़ रहे हैं उसको, क्योंकि बाद के लिए मत छोड़िए, है ना, बाद में माइंड में से चीजें स्लिप हो जाती है। तो हम थर्ड थीम की तरफ आते हैं, विच इज ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। थीम नंबर 3, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड को हम समझते हैं, और ये थीम ये कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। किसी भी पर्सन के बिहेवियर के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, और यही चीज साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं,
और फिर जिस प्रिंसिपल को वो ड्रॉ करते हैं उसको इन जनरल अप्लाई किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है कि जब हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम किसी सिचुएशन को किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और दूसरे पर्सन से पूछे कि आपका इस सिचुएशन के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो कंप्लीटली वेरी कर जाएगा और उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि उस पर्सन के सोचने समझने का तरीका, उस चीज को परसीव करने का जो अंदाज है वो डिफरेंट हो सकता है, हमारा तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसका कभी भी एक सिंगल कॉज नहीं होता। जो भी एक्शन पर्सन लेता है उसके रीजन जेनेटिक हो सकते हैं, उसके रीजन एनवायरमेंटल तो हमेशा होते ही होते हैं, सिचुएशनल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उसकी वजह हो सकती है, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये थीम यही कहती है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है दैट इज कॉज्ड बाय द मल्टीपल रीजंस, बहुत सारे रीजंस वहां पर होते हैं, मल्टीपल रीजंस आर देयर, मल्टीपल कॉजेज आर देयर एंड इट इज नेवर अ सिंगल कॉज। इस बात पर ये फोकस करते हैं और जब इसको एनालाइज किया जाता है तब वहीं से थ्योरी जो है वो ड्रॉ होती हैं। आइए बुक की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 14 पर ही हम हैं। मोस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कॉजेज विच आर इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल भी हो सकते हैं, इंटरनल हमारे मूड्स हो सकते हैं, इंटरनल हमारी जो हेल्थ है वो हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है, इंटरनल फिजिकल हेल्थ हो सकती है, इंटरनल स्ट्रेस हो सकता है, तो इंटरनल भी रीजन हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, आउटसाइड लोकेशन, आउटसाइड एनवायरनमेंट, आउटसाइड एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल भी हो सकता है बहुत ज्यादा कोई ट्रोमैटिक सिचुएशन के से हम सफर कर रहे हैं, कोई ऐसा फेज है जो हम एनवायरमेंटल इशू में हम डील कर रहे हैं, तो वो भी हो सकते हैं, और बाहरी रीजन सोशल भी हो सकते हैं। Because without understanding them, no prediction will be possible. Although psychologists look for casual explanation of behavior, they also realize that simple linear explanation such as X causing Y do not hold true. किसी भी बात के पीछे ऐसा कह देना ये इस वजह से हुआ है, वो भी डेफिनेटली कभी भी सही नहीं होता। देर आर ऑलवेज अ लॉट ऑफ रीजंस, हिडन भी हो सकते हैं, कुछ हमें दिखेंगे, कुछ हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन रीजंस तो डेफिनेटली होंगे। There is no one cause of behavior. Human behavior has multiple causes. Psychologists therefore look for causal models where a set of interdependent variables are used to explain a behavior. वेरिएबल का मतलब होता है वो चीज जो वेरी करे, जो बदल जाए, और इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हो गया वो वेरिएबल्स जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, जो चेंज भी हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, बट वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। फिर से वही बात कि चैप्टर नंबर 2 में हम इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आपको। When it is said that behavior has multiple causes, it means that it is difficult to pinpoint one cause of a behavior because it may itself be caused by another variable, which in turn may be caused by some other. तो कहने का मतलब एक चेन जैसी होती है, किसी भी बात के पीछे कोई वजह है, उस वजह के भी पीछे कोई वजह हो सकती है, तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस। पूरी स्टोरी का तो यही सार है जो थीम नंबर 3 है हमारी, कि ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड, और बहुत सारे रीजंस यहाँ पर होते हैं। अब चलिए थीम 4 की तरफ चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। सो लेट मी क्विकली राइट इट फॉर यू। थीम नंबर 4 हमें ये अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करती है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। कल्चर का हम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिस कल्चर में हम रहते हैं, जो वैल्यूज हमारे अंदर आते हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसका हम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो अगर किसी दूसरे कल्चर को हमारे अंदर डालने की कोशिश की जाएगी या दूसरे कल्चर के प्रिंसिपल्स को हमारे अंदर अप्लाई कराने की कोशिश की जाएगी, तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगी। जैसे कि आप जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, मान लेते हैं हम इंडियंस जो हैं वो जो भी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो किसी दूसरी कंट्री में जाके दूसरे को उसकी इंपॉर्टेंस समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा, उसके लिए वो चीज़ें उतनी रेलेवेंट नहीं होंगी। वो हो सकता है आपकी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके सामने ठीक है वो यस यस कह सकता है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करेगा उस चीज़ को अपनी लाइफ में, क्योंकि उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें उस कल्चर को अंडरस्टैंड करते हुए रिसर्च का पार्ट हमें लेना चाहिए कि उस कल्चर का डेफिनेटली पर्सन पर इम्पैक्ट आएगा। आप कुछ भी ऐसा रिसर्च करके एप्लीकेशन नहीं बना पाएंगे जो उस कल्चर से हटकर होगा। तो कल्चर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है जब रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, तो इस पॉइंट को उन्हें कंसिडर करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो अब बुक की तरफ आते हैं। पेज नंबर 14 पर हम हैं। This is a theme which has recently surfaced. There are psychologists who believe that most psychological theories and models are Euro-American in nature and therefore do not help us in understanding behaviors in other cultural settings.
कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हमारी कंट्री में डेवलप नहीं हुए, तो जो जिस कल्चर को अंडरस्टैंड करते हुए वो थ्योरीज बनाई गई, वो दूसरे कल्चर में कैसे फिट होंगी? प्रॉब्लम तो आएगी डेफिनेटली, एंड देयरफॉर डू नॉट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर. Psychologists from Asia, Africa, and Latin America have been critical of Euro-American approaches which are propagated as universal. Euro-Americans ने जो cultural theories बनाई हैं, उसको discard करा गया है क्योंकि वो दूसरे culture पर apply नहीं हुई हैं. A similar critique is made by feminists who argue that psychology offers a male perspective and ignores the perspective of women. ये भी कहा गया है इस रिसर्च में कि काफी सारे फेमिनिस्ट ने क्या कहा है कि ये मेल को ज्यादा फोकस करती है और फीमेल को इग्नोर करती है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. दे आर्ग्यू इन फेवर ऑफ डायलैक्टिकल अप्रोच विच विल अकोमोडेट बोथ मेल एंड फीमेल पर्सपेक्टिव्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. ये कहा जाता है कि आप कल्चर में जेंडर बायसनेस ना करें और दोनों ही अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और दोनों ही जेंडर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और तभी हमारी रिसर्च सक्सेसफुल भी होगी. आगे बढ़ते हैं थीम नंबर 5, विच इज द लास्ट थीम ऑफ दिस टॉपिक. ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अलग से भी पूछी जाती है. आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू. तो हमारी जो थीम नंबर 5 है वो ये कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. जहां हम एक और ये बात कह रहे थे कि ह्यूमन बिहेवियर के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उन रीजंस को अंडरस्टैंड करते हुए हमें रिसर्च के पार्ट को करना चाहिए. हमें कल्चर को भी कंसिडर करना चाहिए रिसर्च के पार्ट में, उसको इग्नोर करके कोई रिसर्च पॉसिबल नहीं है. वहीं हम एक और ये भी पॉइंट कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल भी किया जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है. जो भी प्रिंसिपल्स हम ड्रॉ करते हैं पिछली 4 थीम में जो हमने समझा, उसके बेसिस पर हम ये समझ पाए हैं कि अगर हम कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, अपने रिसर्च करते हैं, तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगी और जो रिसर्च के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम एक्चुअली अप्लाई कर पाएंगे. और जब हम अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो थीम है वो बात करती है फाइनल रिजल्ट की तरफ. आपको ये बताती है कि जब आपके पास जो भी प्रिंसिपल्स ड्रॉ होते हैं, उनकी हेल्प से आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर से एसोसिएटेड हैं. कि कोई भी पर्सन अगर मिसबिहेव कर रहा है तो उसके बिहेवियर को बेटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हमें इन प्रिंसिपल्स से ही पता चलेगा. तो ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं रिसर्च के बाद जो निकलते हैं, जनरेट होते हैं, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. क्विकली एनसीईआरटी से हम रीडिंग करेंगे. Why do scientists like to know how certain events can be controlled? हम हैं पेज नंबर 15 पर कि साइंटिस्ट क्यों जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कुछ इवेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, be they physical or psychological. Their concern arises from their desire to develop techniques or methods that will improve the quality of human life. Psychologists also seek the same while applying knowledge generated by them. उस जो information वो gather करते हैं, जो principle वो apply करते हैं, उसका वो use भी करते हैं. This often requires removal of certain difficulties or adverse conditions that individuals experience in different phases of their life. जो भी situations हैं, अगर हमें cause पता चल गया है, हम identify कर पा रहे हैं problem को, तो उस cause को remove करके हम आगे बढ़ सकते हैं. Consequently, psychologists make certain interventions into the lives of needy people. This applied role of psychologist has, on the one hand, brought the subject closer to the life of people in general than other social science subjects and in knowing the limits of the applicability of principles. थोड़ी लंबी लाइन है, कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी साइकोलॉजिस्ट यहाँ से रूल्स बनाते हैं, उस रूल्स का, उन प्रिंसिपल्स का हम एक्चुअली लाइफ में एप्लीकेशन कर पाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं. On the other hand, this role has also been very helpful in popularizing psychology as a subject in itself. यही चीज जो है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली में हम देखते हैं कि साइकोलॉजी की हेल्प से हम अपनी लाइफ की वेरियस प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होता है. Thus, several independent branches of psychology have emerged that try to use psychological theories, principles, and facts to diagnose and resolve problem related to industrial. बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कि कहाँ पे इस प्रॉब्लम को, कहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो यूज होती हैं इन प्रिंसिपल्स का अप्लाई करके. तो हमारी रियल लाइफ में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है.
हमारी रियल लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। कई बार हम कंपैरिजन करते हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में वैल्यू है। हर दिन हर पल हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का जाने या अनजाने यूज़ कर रहे हैं, और वो हमें बेनिफिट भी दे रही है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया व्हाट आर द डिफरेंट थीम्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि रिसर्च की होती हैं बेसिकली थीम्स, और उनको कैसे अप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ भी पॉइंट आपको कहीं पर भी पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो with another explanation, detailed explanation with the NCERT explanation. So take care till then, and bye bye.